हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय हिंद एवरीवन। बच्चे, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक PYQ सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ PYQ सीरीज़, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे में किसी भी ईयर के PYQs के सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लाइव का मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, आई नो आप लोग के मन में आ रहा होगा लाइव क्यों नहीं आ रही मैम, है ना। तो मुझे ये लगा कि बेटर है रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है एंड एग्ज़ाम क्योंकि ऑलमोस्ट सर पर हैं, तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी करना है और सारे PYQs का डिस्कशन करना है। तो ये जो पेपर है ये CDS 2020 का फर्स्ट पेपर है और यहाँ पर हैं सारे साइंस के क्वेश्चंस, राइट। तो आज मैं इसको जैसे आज अब मैं आप लोगों के साथ में 2021 का डिस्कस कर रही हूँ, बीच में एक दिन का गैप रखेंगे, देन 2020 का सेकंड रखेंगे। तो जब तक हमारे एग्जाम्स होंगे ऑफ कोर्स हम लोग पहुंच जाएंगे 2024 तक, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं और क्या कहता है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। ये कहता है कि एक स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द थिन गोल्ड फॉइल, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहले तो शायद आप लोग को याद होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा, इवन प्लेलिस्ट में भी है, आप देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो है, कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड जी का है। रदरफोर्ड जी ने बोला था, मतलब इनका जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल लेकर उस पर बमबारी कर दी थी। किसकी बमबारी करी थी? अल्फा पार्टिकल की। हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या हुआ था, कुछ तो रे सीधी निकल गई, कुछ टकराकर ऐसे वापस आई मानो किसी बहुत भारी वस्तु से टकरा गई हूँ, ऐसी बुकिश लैंग्वेज है, और कुछ डिफ्लेक्ट करके निकल गई। इसका मतलब न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बताया था। और जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटॉमिक थ्योरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो करेक्ट आंसर ढूंढे, इलेक्ट्रॉन्स ना, प्रोटॉन नो, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द एलिमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार। ये मैंने बहुत बार क्लास में बताया और मैंने ये भी बोला है कि यार ये मेरी साइड से ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। देखा जाए तो इनमें एक में से क्वेश्चन एवरी ईयर आता है और फटाफट से इन चारों का रिवीजन कर लेते हैं। आइसोटॉप्स आर दो जिनके टॉप्स हाइड्रोजन याद कर लीजिएगा, दिस इज 1 and 1 2, यानी एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आइसोबार उल्टा हो गया, और मैं क्लास में एग्जाम्पल भी यही देती हूँ, दैट इज पोटेशियम और कैल्शियम, दैट 40-40 19-20। ओके, तो ये देखिए ये क्या है, ये आइसोबार हैं जिनका एटॉमिक मास सेम है। क्या लिख दिया मैंने, 40 लिख दिया, अच्छा भाई, एटॉमिक मास सेम है। आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर दो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। मैंने इनके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे क्योंकि फिर पेपर पूरा डिस्कस करना है ना। तो करेक्ट आंसर हमें दिखाई दे रहा है दिस वन। ये दोनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं। ये दोनों क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। ये दोनों क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम इस रिएक्शन में। फिजिबल रिएक्शन बेसिकली हीट से रिलेट करता है। अब यहाँ क्यों दिया, तो कई बार मैं बोलती हूँ ना कि यार IQ से भी काम करना होता है, ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए सारी इक्वेशंस जो हैं वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सब में यहाँ पर देख रहे हैं SO4 SO4 SO4, सिर्फ ये वाली रिएक्शन है जो आपको ऑड वन दिख रही है, टिक कर दो यार, यही करेक्ट आंसर है। बेसिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है, जो हीट इन्वॉल्विंग रिएक्शन होती है, ठीक है। अ सॉल्यूशन हैविंग अ pH इक्वल टू 0 इज नोन एज, बेटा किसी भी एसिड बेसिस सॉल्ट को डिफाइन करने के लिए हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ pH। हम लोग pH स्केल भी देते हैं जिसमें 3 मार्किंग होती है, 0, 7 एंड 14। अब आप खुद देखो, अगर बिल्कुल 0 है तो pH पावर जो है वो
कम है ना, जितनी पीएच पावर कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, यानी हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं अगर पीएच की वैल्यू 7 होती, वीक एसिडिक बोलते जब हम बोलते कि 7 के नियर होता, हाईली एल्केलाइन वो होता है जो 14 होता है, ठीक है, या उसके बाद में। और आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन बोल देते हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक। बहुत बार बताया हुआ क्वेश्चन, नहीं मिल रहा तो प्लेलिस्ट में ह्यूमन सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर देख लीजिएगा। ह्यूमन के अंदर जो हमारा स्टमक होता है उसमें आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है बेटा, हाँ, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है HCl, जिसका pH अराउंड 2 होता है। अगर ये कम हो जाए तो एसिडिक हो जाता है। तो यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। रिमेनिंग एसिड्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC ने मेथेनोइक एसिड है, तो वो जैसे नहीं होता एंट ने काट लिया, चींटी ने, मधुमक्खी ने, है ना, इचिंग होती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फोनिक दो एसिड होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑयल ऑफ विट्रोल, दैट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, और बढ़ ले आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यार इसमें ना मैच करना है हमें, हाँ, तो बिल्कुल करेंगे। बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। सबसे पहले मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करूंगी। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले ये देखो कि आप किसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है वो तो बहुत श्योर होगा। क्यों? रीज़न है उसका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH का होल ट्वाइस पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस इज एंटा एसिड। इवन आप लोग के एग्जाम में ये तक पूछ लिया गया कि व्हाट इज एंटा एसिड। तो बेटा एंटा एसिड जो है, हम एंटा एसिड वो वीक एसिड को कहते हैं, ठीक है, सॉरी वीक बेस को कहते हैं, मैंने वीक एसिड बोल दिया ना। यस, इसको क्या बोलते हैं, क्या, हाँ जी, एंटा एसिड का मतलब है वीक बेस। ये क्या करता है कि जब हमारे स्टमक में हो जाती है एसिडिटी, हमने स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए नहीं डाला, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, बट हमारे स्टमक में पीएच कम से कम 2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने कभी क्लास में देखा होगा तो मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ किया जाता है सॉइल की एसिडिक नेचर को रिमूव करने के लिए, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपकी सॉइल, आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, ठीक है बेटा, तो अगर आपसे बोला जाता है कि आपने बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया एंड अब हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई, अब हम ऐसा क्या डालें जिससे उसका जो एसिडिक नेचर है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो उसमें यूज़ किया जाता है आपका क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा आगे क्यों बढ़ेंगे भाई, सॉल्व तो करा नहीं क्वेश्चन है, आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। तो एंटा एसिड सी का 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2 में दिखाई दे रहा है, यानी आगे चलना पड़ेगा। दिस इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, विनेगर में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, तो यानी पिकल्स में यूज़ करते हैं। बोरिक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, सॉरी उल्टा, एक सेकेंड हटाना पड़ेगा, कोई नहीं, थोड़ा सा हटा देते हैं, ये ऐसे हटा देते हैं, हाँ जी। कहाँ गया, हाँ जी। तो जो बोरिक एसिड होता है ना बेटा, तो जो आपका बोरिक एसिड है वो एज अ पिकल में यूज़ किया जाता है। तो बोरिक एसिड पिकल्स में डाल देते हैं घर में, आप देखना मम्मा वगैरह से पूछेंगे तो बताएंगे, तो जैम वगैरह वो चीज़ जो हमें बहुत लाइन तक प्रिजर्व करके रखनी हो, साथ में ना हमारे जो टेस्ट है उसे इन्हेंस करे, और इसका जो टेस्ट होता है ना खट्टेपन में होता है, इसलिए पिकल्स में यूज़ किया जाता है। और जो सिट्रिक एसिड ये यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज़, अभी मैं ना आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने करना क्या है ना।
तो आपने देखा सी का थर्ड, ए का फोर यहाँ मिल गया, रिमेनिंग 2 तो आपको अपने आप मिल जाएंगे कि जो सिट्रिक एसिड है फूड प्रिजर्वेटिव है और ये आपका एंटीसेप्टिक है। ओके, जब भी आप एसिड को पढ़ें ना तो कुछ एसिड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत बार पूछा हुआ है एसिटिक एसिड, विनेगर के बारे में, है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ें थोड़ा सा, बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, सबसे पहले यार साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो पूरी तरह से मीडियम पे डिपेंड करती है और मीडियम आपका होना चाहिए इलास्टिक, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव दैट डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड, बेटा पिच जो होती है ना वो स्वीटनेस होती है, श्रिलनेस होती है, मधुरता होती है। तो जब हम साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम दो की ही बात करते हैं, पिच के बारे में और बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में, है ना बेटा। तो जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। पिच सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच। पिच बोले तो मधुरता, सुरीलापन, और बता दूं आपको कि गर्ल्स की पिच हमेशा हायर होती है बॉयज से। हाँ, अब स्टार केसेस होंगे यार अलग, हाँ, कभी आप फिर सिंगर से कंपेयर कर जाओ तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, एक्सरेज, व्हाट वी नोज अबाउट एक्सरेज यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, तो देखना स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ, पेनिट्रेशन, दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन अ मैटर, एब्सोल्युटली, तभी हम इसको बोन के लिए यूज करते हैं ना, देखने के लिए। ओके ओके और ओके ओके एंड ओके बताना चाह रही हूँ कुछ। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ना एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस लर्न करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, मैं ये यूज़ करती हूँ, मेरे स्टूडेंट भी यही करते हैं यार। हाँ, रिच मैन इन विलेज यूजिंग एक्सरेज गॉगल, यूजिंग एक्सरेज गॉगल्स, ठीक है, एक्स रेज और ये रहा गॉगल्स। भाई रिच मैन ना गाँव में गया, टशन दिखा रहा है, अरे तुम्हारे पास तो नॉर्मल से सन ग्लासेस है, मेरे पास तो एक्स रेज वाले हैं। तो रिच का ले लो रेडियो वेव्स हो गया, एम का ले लो माइक्रोवेव्स हो गया, दिस इज इंफ्रारेड, दिस इज विजिबल रेज, दिस इज यूवी रेज एंड दिस इज योर एक्स रेज। एक्स रेज के बाद सीधा गामा रेज आ गई, ठीक है बेटा। अब गामा रेज की पेनिट्रेशन हर मीडियम में बहुत ज़्यादा होती है, ये सिर्फ मैटर में ज़्यादा होती है एक्सरेज की। यस, दिस शुड बी द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, इसकी जो वेवलेंथ है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। रुको, मैं ना इसको ऐसे नहीं, ऐसे बताती हूँ आपको, रुको देखिए ऐसे कैसे बताते हैं। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की है और ऐसे जाने पे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ये हो गई कम आपकी वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ आप जज भी कर सकते हो ना यार, देखो जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जैसे आप लोग रेडियो वेव्स को यूज़ करते हो, जानते हैं ना हम लोग सिग्नल्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V=n लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी वाइस वर्सा है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जो फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू और एन, ये मिनिमम है रेडियो वेव्स की, और यहाँ पर जाएंगे तो ये इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है बेटा। एंड फ्रीक्वेंसी की साथ में एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर एनर्जी लेवल कम है, ऐसे जाएंगे तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। इन तीनों टर्म्स पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। तो इसने कहा विजिबल से इसकी वेवलेंथ स्मॉलर है, तो बिल्कुल कैन से विजिबल से स्मॉलर है भाई, बिल्कुल कम है, क्योंकि इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ तो कम होती जा रही है। करेक्ट बोलेंगे ना, बिल्कुल। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप इसे किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो ये उसमें डिफ्लेक्शन शो करती है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो भाई मैग्नेटिक में भी करेगी, दैट्स मीन ये नॉट करेक्ट प्रॉपर्टी हुई। ओके हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्शन शो करेगी बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नेक्स्ट पर चल रहे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है प्लेन मिरर में, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को तो मैं चाय क्वेश्चन बोलती हूँ, है ना, चाय इजी होती है बनानी। ओके, नाउ प्लेन मिरर के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर ये रहे आप और ये रहा प्लेन मिरर, तो भाई यहाँ बन रही है आपकी इमेज बिल्कुल ऐसी ही, सेम साइज, सेम लेंथ एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यही बात है ना। यस,
तो इसने कहा इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, ये बात हम सब जानते हैं कि इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है, सीधा दिखा देता है, या फिर आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ मिरर के सामने, आपको राइट हैंड दिखेगा। एंड फॉर्म्ड अ फार इमेज, मतलब हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जितना दूर है ये उतना ही होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, रियल इमेज हमेशा याद रखना, किसी भी मिरर में पॉलिश्ड सरफेस के पास जो इमेज बनेगी वो कभी भी रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी, और स्क्रीन पर हम हमेशा रियल इमेज ही ले पाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसमें नॉट ट्रू हो गया। बढ़ लें आगे, चलिए। अब ये बात हो गई आपकी पेरिस्कोप की। बेटा पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह का होता है, 9th क्लास में बनाया होगा आपने, 9th में 8th में, है ना। यहाँ आपकी आँख और यहाँ होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ऐसे ही सेकंड लिख दिया, पता नहीं क्यों, बस चलो यार कुछ भी बना देते हैं इसको। तो इसका जनरली यूज़ किया जाता है जब आप सरफेस से नीचे हैं एंड वांट टू सी द एक्टिविटीज़ अबव द सरफेस। तो इसमें ना दो प्लेन पिलर लगे होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ट्यूब के साथ 45 डिग्री पर होते हैं। यहाँ से आई और यहाँ इमेज बन गई। सबमरीन्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, और बंकर्स में जो सोल्जर नीचे गड्ढा खोद के रहते हैं वो इसका यूज़ कर लेते हैं। इसमें एक प्लेन मिरर की इमेज कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंसेस है, इसमें वर्चुअल इमेज तो बनती है, बट लेटरल इन्वर्जन से फ्री इमेज बनती है। इसमें राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट दिखाई देता है। तो कहता है टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 40। ओह ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई। जो बच्चे को ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्टिक्स देख सकता है। मैंने ऑप्टिक्स की 2-3 क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि या मुझे ना ये टॉपिक में प्रॉब्लम है मैम, प्लीज़ ये टॉपिक करा दो, प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही बोल देना कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, तो मैं ना उस टॉपिक को लाइव आकर भी पढ़ा दूंगी। और एक और चीज़, मेरा ना एक अपना एक कोर्स मैंने इंडिविजुअल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, दैट द 3 months कोर्स, बट वो पेड कोर्स है। हाँ, और उसके बारे में डिटेल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर इज 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम क्या होगा? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। बेटा याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यही होता है कि यहाँ पर एयर की स्पीड आ जाती है और यहाँ पर हमारे मीडियम की स्पीड आ जाती है, ठीक है बेटा। एयर में स्पीड है 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और यहाँ मीडियम में ले लेते हैं तो दिस इज 3 to 3 कैंसिल, ये इधर गया ये इधर गया, और ये आ गया 2⁸, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे ये तो अभी जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी का क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? ओ ऐसे जाने पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी, सबसे लास्ट में था गामा, है ना। तो गामा तो यहाँ है ही नहीं यार, है ही नहीं। उसके बाद इधर था एक्सरेज, एक्सरेज है क्या? नहीं यार वो भी नहीं है। उसके बाद मेरे को भी देखना पड़ रहा है, अभी मैंने लिखा था ना जस्ट, मैंने भी सीक्वेंस से ही लर्न कर रखा, दैट इज विजिबल रेज। क्या विजिबल रेज है? बिल्कुल है, और बिना सोचे समझे यहाँ लगा दो। अगर पूछा तो सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज रेडियो वेव्स, तभी तो यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। इंफ्रारेड को हम लोग क्या करते हैं, नाइट विजन ग्लासेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट सॉरी, के ऑफ अ स्प्रिंग, इसकी वैल्यू सॉरी यूनिट क्या होगी? तो जिनको प्रॉब्लम है ना वो यार सिंपल फॉर्मूला रखो, दैट इज मास, है ना। यस, दिस इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर ना मास की जगह पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसकी अगर यूनिट निकालनी हो तो ये हो गया आपका न्यूटन, है ना। और सॉरी मास ना लेके डिस्टेंस की फॉर्म में लेते हैं, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो एस ले लेती हूँ मैं इसको, दिस इज मीटर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज न्यूटन पर मीटर। मैंने ना फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास वो वाला फॉर्मूला ले लिया था, उसको बता रही थी ना आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की बजाय हम लोग डिस्टेंस के टर्म में लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूला होता है माइनस का के एस, राइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यूनिट क्या हो गई, दिस, और ये रहा करेक्ट आंसर। हाँ जी, 14 क्वेश्चन पर आ गए हैं। और क्या है 14 क्वेश्चन देखते हैं। और
बेटा मेरे को ना रिस्पॉन्स भी देना कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये पीवाई की उसका डिस्कशन। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ही मैं इसे ऑन रखूंगी। हाँ, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एपिडेमिक। एपिडेमिक पेंडेमिक वर्ड तो अभी बहुत ज़्यादा सुना, हालांकि अगर मैं इसकी हिंदी वर्ड बोलूँ तो महामारी ही है, बट जब ये एपिडेमिक बहुत पूरी दुनिया पर हो जाए तो इसे पेंडेमिक वर्ड बोल दिया जाता है। एपिडेमिक भी उसे बोलते हैं कि जो अभी तो कम बढ़ रही थी फिर अचानक से और बढ़नी स्टार्ट हो गई, जब वो अपनी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले तो वो पेंडेमिक है। और जैसे ही मैंने पेंडेमिक वर्ड बोला, सच बोलो आपके माइंड में आया ना कोरोना? यस। तो दिस इज लाइक कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और एलिफेंथीसिस। एलिफेंथीसिस वाला देखो, कॉलेरा भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, स्मॉल पॉक्स भी फैलता है, लेकिन ये वो है जो लाइक मॉस्किटो से होता है, बिल्कुल ठीक है, बट ये अभी तक एपिडेमिक कहीं पर भी कंसीडर नहीं हुआ है। एपिडेमिक बेसिकली उसको बोलते हैं जो एकदम से लार्ज एरिया में फैल जाते हैं। ऐसी कुछ बीमारी होती है ना, क्यों बात कर रहे हैं बीमारी की, बस यार ये ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 चैम्बर हार्ट इनमें से किसका होता है? तो ह्यूमन बींग को तो सबसे पहले काटो यार, क्यों काट रहे हो? क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट होता है। पिजन को काटो, क्यों भाई? 4 चैम्बर हार्ट होता है, एव्स कैटेगरी में आता है और हम लोग वार्म ब्लडेड है। हम इसीलिए वार्म ब्लडेड है क्योंकि हमारा 4 चैम्बर हार्ट है। अब बचे भाई ये दो, ये नाम किसका है? हाँ, ये क्या होती है वो, कौन सी वेल फिश होती है, डॉग फिश, ये वो वाली फिश होती है। एंड ये सैलामेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बात कर सकते हैं सैलामेंडर के बारे में? सैलामेंडर के बारे में इसका अच्छा एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था, सैलामेंडर क्या होता है? तो सैलामेंडर सांप की मौसी होती है ना, हाँ उसको, वो उसी को बोलते हैं, उसी ये एम्फीबियंस होता है, कॉर्डेटा का होता है और एम्फीबियंस होता है, और इसका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर होता है, ठीक है। और इन दोनों का 4 चैम्बर हो गया और इसका 2 चैम्बर होता है, ठीक है बेटा। तो द करेक्ट 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 आंसर इज दिस बी, ठीक है। ये सैलामेंडर एम्फीबियंस है, बार बार बोल रही हूँ ये एम्फीबियंस है क्योंकि एग्जाम में आया था इसलिए बता रही हूँ। ये क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। बेटा प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये तो सबसे पहले पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक ही में, अरे इजी हो गया, यही करेक्ट आंसर है। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर वहाँ पर जाकर फर्टिलेशन होता है, फिर जाइगोट का डिवीज़न होता है और फिर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, और एम्ब्रियो के बाद सीडिंग्स यानी बीज बनना स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है सी। और इस पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सीड की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, रूट की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। डाउट हो तो वापस से एक ही लाइन बोल रही हूँ बार बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हाँ, ओके नाउ द नेक्स्ट। अरे यार ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस या उसकी आइडेंटिफिकेशन या प्रेजेंस ही बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ डिटेक्शन वर्ड इज़ क्वाइट इजी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, या एक रिएक्शन है जो डिटेक्शन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कि भाई आप ना क्या करो, स्लेक लाइम ले लो, मतलब बुझा हुआ चूना ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दो, तो क्या होता है ये मिल्की बन जाता है और साथ में बनता है वाटर। ये मिल्की जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो मतलब कहीं पर भी आपने स्लेक लाइम रख दिया और फिर वहाँ पे आपने ब्लो करा, अपने मुंह से हवा निकाली और आपके मुंह से निकलने वाली एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, मतलब मिल्की बना दिया ना। तो ये कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड। एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी बेटा, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, आप बार बार ब्लो करते रहो, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है मिल्की वाला, क्योंकि फिर ये बना देता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, बढ़ लें आगे। एनर्जी करेंसी ऑफ फॉर सेलुलर प्रोसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस? सेलुलर प्रोसेस की एनर्जी करेंसी क्या है? हमेशा याद रखना ये वही है जो आपका पावर हाउस बनाता है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर लेता है, और दैट इज एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और नाम क्या है इनको भी देख लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ग्लूकोज किसे बोलते हैं, एडीपी किसे बोलते हैं, और पायरुविक एसिड किसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेट करता है, देख लीजिएगा। फाइनली 19 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज,
थोड़ी स्पीड फास्ट हो रही है मुझे लग रहा है। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्ट ट्रैक, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। ये रहा माउथ, ये रहा ईसोफेगस। अरे यार चल जा, ईसोफेगस से क्या नाराजगी। ये कुछ दब गया, नहीं नहीं, हाँ जी। ये रहा, चल जा भाई। क्या हो गया भाई, नाराजगी। जी, ये रहा भाई, क्या हो गया, पेन ने मना कर दिया ना चलने से। रुको 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 रुको, हाँ जी। जी, ये है, इतना ज़्यादा बाहर जाएगा क्या? जस्ट भी आप लोगों को ऐसे ही थोड़ा सा बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। गाइज इस क्वेश्चन में मेरा पेन भले ही ना चल रहा हो, लेकिन